फिल्म की शुरुआत एक डरावनी नरेशन से होती है जिसमें बताया जाता है कि लोगों को रात से डरना चाहिए क्योंकि अंधेरी रात ऐसी जगह है जहां पाप, शैतानी ताकतें और भयानक क्रीचर्स छिपे रहते हैं जो भगवान की रोशनी से भी दूर होते हैं। कहानी बताती है कि रात के अंधेरे में इविल डीमंस, खतरनाक विचेस और कई डरावनी कहानियां जन्म लेती हैं। इसके बाद हमें कैटालिन नाम की एक यंग वुमन दिखाई जाती है जो अपने पति पेलो के साथ एक मेडिवल विलेज में रहती है। उसकी जिंदगी डर और दबाव से भरी हुई होती है, इसलिए वह घर छोड़कर भागने का फैसला कर लेती। भागने से पहले वह सीक्रेटली हर्ब्स और पॉइजनस मशरूम्स अपने पति के खाने में मिला देती है। खाना बनाते समय उसे जंगल के अंधेरे से किसी के झगड़ने जैसी आवाज सुनाई देती है, लेकिन तभी पेलो घर वापस आ जाता है। कैटलीन उससे पूछती है कि क्या उसने भी वह आवाज सुनी, लेकिन वह उसकी बात को इग्नोर करके खाना परोसने का आदेश देता है। डिनर के दौरान भी पेलो लगातार शिकायतें करता रहता है, जबकि कैटलीन सही मौके का इंतजार करती रहती है। बातों बातों में पेलो बताता है कि अब उनका काम बेहतर चलने लगा है और अगले दिन वह बिजनेस ट्रिप पर जाएगा। कैटलीन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसका अजीब बिहेवियर देखकर पेलो शक करने लगता है। जब वह नोटिस करता है कि कैटलीन ने खाना नहीं खाया तो वह उसे मजबूर करता है कि वह भी सूप पिए। मजबूरी में कैटलीन थोड़ा सूप पी लेती है, जबकि उसका पति बेडरूम में चला जाता है। जैसे ही वह बाहर जाता है, कैटलीन तुरंत बाहर भागती है और उल्टी करके सब कुछ निकाल देती है। लेकिन तभी जंगल की तरफ देखते हुए उसे एक अजीब डर महसूस होता है और वह जल्दी से वापस घर के अंदर चली जाती है। अब वह घर से भागने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है, लेकिन अचानक पेलो पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। कैटलीन डरने की बजाय उसका सामना करती है और उसके चेहरे पर जोर से मार देती है, जिससे पेलो कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। थोड़ी देर बाद वह फिर उसके पास आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी नाक से बहता खून उस शर्ट पर गिर जाता है जिसे वह यात्रा में पहनने वाला था। गुस्से में वह कैटलीन को शर्ट साफ करने का आदेश देता है। उसी समय पेलो की तबीयत खराब होने लगती है और उसे समझ आ जाता है कि कैटलीन ने खाने में कुछ मिलाया था। अपने पति की कमजोरी का फायदा उठाकर कैटलीन घर से भाग जाती है और जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है। तभी नरेशन दोबारा शुरू होती है और बताती है कि असली डरावनी कहानी अभी बाकी है। आवाज एक शैडो क्रीचर गोइको के बारे में बताती है, जिसे रात का असली रूप माना जाता है। लेजेंड के अनुसार जो भी इंसान अंधेरे जंगल में जाने की हिम्मत करता है वह हमेशा के लिए खो जाता है और रात उसे निगल जाती है। इसी बीच कैटलीन जंगल में रुककर अपने कपड़े बदलती है। जैसे ही वह तैयार होती है, उसे सामने किसी की मौजूदगी महसूस होती है और वह वापस लौटने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसे अंधेरे के बीच एक अजीब फिगर खड़ा दिखाई देता है। पहले उसे लगता है कि वह उसका पति पेलो है, इसलिए वह उसे आवाज लगाती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि वह इंसान नहीं है। डर के मारे कैटलीन जंगल में भागने लगती है। शौक में वह एक पेड़ के पीछे छिप जाती है, जबकि वह क्रिएचर उसके सामने अलग अलग हॉररिंग रूप लेने लगता है। वह एंटिटी लगातार अपना शेप बदलती रहती है और कहती है कि रात सिर्फ रात के क्रीचर्स की होती है। भागते समय कैटलीन फिसलकर जमीन पर गिर जाती है। तभी वह क्रीचर एक विशाल भेड़िए के रूप में बदलकर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वह मॉन्स्टर उसे निगल जाता है, जबकि उसकी चीखें पूरे अंधेरे जंगल में गूंजने लगती हैं। अचानक सीन बदलता है और दो महिलाएं उसे उठाकर पूछती हैं कि वह कौन है। कैटलीन अभी भी डर और शौक में होती है, इसलिए ठीक से जवाब नहीं दे पाती। तभी वे एक तीसरी वुमन को बुलाती हैं जो वहां आकर सिचुएशन को काल्म करती है और वह कैटलीन को चर्च से पहचान लेती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन यह भी पूछती है कि वह आधी रात को जंगल में अकेली क्या कर रही थी। डरी हुई कैटलीन बताती है कि वह घर से भागी थी क्योंकि जंगल में कोई चीज उसका पीछा कर रही थी। वह वुमन उसे भरोसा दिलाती है कि अब वह सेफ है, लेकिन वार्निंग देती है कि रात में उस जगह अकेले घूमना बहुत डेंजरस है। इसके बाद कैटलीन झूठ बोलती है कि वह सिर्फ अपने पति की शर्ट धोने आई थी। एक वुमन उसकी बात पर शक करती है, जबकि दूसरी उसके सामान की तलाशी लेकर ब्लड स्टैंड शर्ट ढूंढ लेती है और कहती है कि वह उसे साफ करने में मदद कर सकती है। महिलाओं को कपड़े धोते हुए देखकर कैटलीन उनसे पूछती है कि वे लोग कौन हैं और रात के समय उस जंगल में अकेले क्या कर रही हैं। तब वह वुमन अपना नाम ग्रैक्सियाना बताती है और अपनी फ्रेंड्स बेल्ट्रा और रेम से भी कैटलीन की पहचान करवाती है। इसके बाद ग्रैक्सियाना बताती है कि वे वहाँ सिर्फ कपड़े धोने नहीं आती, बल्कि यह तो सिर्फ एक बहाना है ताकि वे मर्दों के कंट्रोल से दूर इकट्ठा होकर खुलकर बात कर सकें। उनके अनुसार गांव की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही है, क्योंकि अब किसी भी औरत के बिहेवियर को पैरिश प्रीस्ट्स और जस्टिस ऑफिशियल्स तुरंत विचक्राफ्ट का साइन मान लेते हैं। बातचीत के दौरान बेल्ट्रा कहती है कि उन्हें गॉसिप करना और हॉरर स्टोरी सुनाना बहुत पसंद है। तब ग्रैक्सियाना बताती है कि कैटलीन के आने से पहले वह भी एक डरावनी कहानी सुना रही थी और अब वह चाहती है कि कैटलीन भी कोई कहानी सुनाए, लेकिन कैटलीन कहती है कि उसे कोई स्टोरी नहीं पता। तभी रेम खुद एक कहानी सुनाने का फैसला करती है। वह कहती है कि यह सिर्फ इमेजिनरी स्टोरी नहीं, बल्कि गांव में सच में हुई घटना है जिसके बारे में यूसुनिया ने खुद सारी बातें बताई थी। रूमर्स के मुताबिक एक विच ने एक यंग गर्ल पर कर्स डाल दिया था और उसी कर्स से इंगुमा नाम का एंशिएंट डीमन बुलाया गया था, जो सिन और जेलसी से जन्मा एक डार्क स्पिरिट माना जाता। इसके बाद सीन 1 महीने पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां मारिया की फैमिली फादर मेटियो के साथ दिखाई जाती है। वे लोग बहुत परेशान
परेशान होते हैं और प्रीस्ट से अपनी बेटी को उस इविल एंटिटी से बचाने की मदद मांगते हैं। फादर मतेयो प्रेयर शुरू करता है, लेकिन मरिया अजीब और डरावने तरीके से रिएक्ट करने लगती है। कुछ ही देर बाद उसके गले पर अजीब मार्क्स उभर आते हैं, जिससे प्रीस्ट डरकर रिचुअल रोक देता है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि यह विचक्राफ्ट का काम है और वह कहता है कि लड़की हेल होकर आई है। उसी समय पास के चिकन कूप में एक विच अजीब मंत्र बोलते हुए एक रूस्टर के सिर में कुछ घुसा रही होती। तभी कैटलिन अपने हस्बैंड के साथ वहां पहुंचती है और उस मिस्टीरियस फिगर को देख लेती। वह यूजीनिया को आवाज देते हुए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन गेट खोलते ही वहां से सिर्फ एक कैट बाहर भागती है। क्यूरियस होकर कैटलिन अंदर जाती है और जमीन पर पड़ा डेड रूस्टर देखती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाए, उसका हस्बैंड जल्दी से उसे मारिया के पास वापस ले जाता है। रास्ते में कैटलिन की मुलाकात फादर मेटियो से होती और वह मरिया की हालत के बारे में पूछती है। प्रीस्ट जवाब देता है कि लड़की अब गॉड के हाथों में है, लेकिन साथ ही कोल्ड तरीके से यह भी कहता है कि शायद वह डेविल के पंजों में भी हो सकती। घर पहुंचकर कैटलिन मारिया की मदर को रोते हुए देखती है और उसे कंफर्ट करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद एंटनी हर्ब्स लेने बाहर चला जाता है और कैटलिन मारिया का ख्याल रखने लगती। मरिया कैटलिन को देखकर खुश हो जाती है और उसके हाथों से फ्लावर्स का बुके लेती है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ फादर मेटियो की मुलाकात कैटलिन के हस्बैंड से होती है और दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। लेकिन वहां से निकलते समय प्रीस्ट दूर खड़ी विच को उन्हें देखते हुए नोटिस करता है और अचानक उसे एक भयानक डर महसूस होता है। पेलो भी उस वुमन की मौजूदगी को अजीब मानता है और पूछता है कि क्या उसे गांव से बैनिश नहीं किया गया था। ये सुनकर मटेओ और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि सच में उसे गांव से निकाला जा चुका था। उसी समय कैटलिन बाहर से फैमिली की लड़ाई की आवाज सुनती है और घबराने लगती है, लेकिन तभी उसका ध्यान मारिया पर जाता है, क्योंकि वह बेड पर जोर जोर से कन्वल्स करने लगती है। अब पूरी तरह पजेस्ड मरिया कैटलाइन के खिलाफ हेटफुल बातें बोलने लगती है और जोर जोर से उसे तुरंत वहां से निकल जाने का आदेश देती है। मरिया की फैमिली भागकर कमरे में आती है, लेकिन लड़की लगातार चिल्लाती रहती है कि कैटलिन वहां से चली जाए। बाद में एंथनी की मदर अपने बेटे से कहती है कि वह यूजीनिया के घर जाकर मदद मांगे। वह बताती है कि वही वुमन उनकी मदद कर सकती है, लेकिन वार्निंग देती है कि किसी को भी उसे यूजीनिया से बात करते नहीं देखना चाहिए। इसके बाद एंथनी विच के घर पहुंचता है, जहां यूजीनिया पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और उसे अंदर बुलाती है। यूजीनिया बताती है कि उसे पहले से पता है कि एक डीमन उसकी सिस्टर को परेशान कर। फिर वह पूछती है कि फैमिली में सबसे आखिरी मौत किसकी हुई थी। एंथनी जवाब देता है कि उसके ग्रैंडफादर इगुमा की। तब विच पूछती है कि क्या उसके ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडडॉटर से नफरत करते थे, लेकिन एंथनी कहता है कि नहीं, क्योंकि मारिया हमेशा बहुत अच्छी लड़की थी। इसके बाद यूजीनिया उसे एक रिचुअल के बारे में समझाती है। वह कहती है कि उसे अपने ग्रैंडफादर की ऑनर स्टैचू के चारों तरफ एक कैंडल बांधनी होगी और उसे जलाने के बाद सही समय आने तक बोल से ढककर रखना होगा। यूजीनिया के अनुसार जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी दोबारा चमकेगी, वैसे ही वह खतरनाक आत्मा अचानक पकड़ी जाएगी और संभल नहीं पाएगी। इसके बाद वह एंथनी को कहती है कि वह एक मुर्गे के दिल में कई पिन चुभोए और सड़े हुए दाने पूरे फर्श पर फैला दे, ताकि उस दानव का ध्यान भटक सके। जाने से पहले यूजीनिया उसे बार बार यह बोलने के लिए कहती है कि उसे इंगुमा से कोई डर नहीं है और गांव हमेशा उसके साथ खड़ा है। कुछ देर बाद एंथनी और उसकी माँ मरिया के कमरे में पहुंचते हैं, जहां लड़की बेहद कमजोर हालत में बिस्तर पर पड़ी होती है। यूजीनिया के बताए नियमों का पालन करते हुए वे ढकी हुई मोमबत्ती को फिर से रोशन करते हैं और तभी उन्हें मरिया के ऊपर झुका हुआ एक डरावना इंसानी आकार का दानव दिखाई देता है। उस भयानक दृश्य को देखकर एंथनी डर जाता है, लेकिन फिर भी वह उस आत्मा को अपने दादा के नाम से पुकारता है। ये सुनते ही वह दानव गुस्से में भड़क उठता है और जोर जोर से गालियां देने लगता है। वह कहता है कि एंथनी ने अपनी बहन को परिवार की इज्जत खराब करने दी। तभी वह राक्षसी प्राणी मरिया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय एंथनी मुर्गे के दिल में पिन घुसा देता है, जिससे दानव दर्द भरी भयानक चीख निकालता है। गुस्से में वह एंथनी को बेवकूफ कहता है और पूछता है कि क्या उसे सच में पता भी है कि मरिया ने क्या किया था। इसके बाद एंथनी जल्दी से सड़े हुए दाने फर्श पर बिखेर देता है, जिससे कुछ देर के लिए उस राक्षस का ध्यान भटक जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह यूजीनिया द्वारा सिखाए गए शब्द बोलना शुरू कर देता है। दानव तुरंत उसकी तरफ देखने लगता है और कमरे का माहौल इतना डरावना हो जाता है कि एंथनी और उसकी माँ दोनों डर से जड़ हो जाते हैं। कुछ पलों बाद जब वे दोबारा ऊपर देखते हैं तो पाते हैं कि वह भयानक प्राणी अचानक गायब हो चुका है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अगले ही पल वे देखते हैं कि मारिया की गर्दन टूटी हुई है और वह मर चुकी है। दूसरी तरफ वही दानव जमीन को अपने नाखूनों से खरोंचता हुआ दिखाई देता है, लेकिन तभी उसकी नजर उगते सूरज पर पड़ती है। सूरज की रोशनी पड़ते ही वह जलने लगता है और कुछ ही सेकंड में राख बनकर खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद फादर मेटियो वहां पहुंचता है और कमरे में पड़े उन अजीब सामानों को देखकर समझ जाता है कि कोई काला अनुष्ठान किया गया था। फिर वह मरिया की मौत की पुष्टि कर देता है। वर्तमान समय में वापस आकर रेमी अपनी कहानी खत्म करती है और सोचने लगती है कि आखिर मरिया ने ऐसा क्या किया होगा जिससे उसके दादा की आत्मा उससे इतनी नफरत करने लगी। कैटलिन तुरंत अपनी दोस्त का बचाव करती है और कहती है कि मरिया ने कुछ भी गलत नहीं किया था, वो सिर्फ बहुत बीमार थी और चुड़ैल द्वारा दिए गए इलाज ने उसकी हालत और खराब कर दी। ये सुनकर रेमी पूछती है कि क्या वह सच में यूसुनिया को चुड़ैल कह रही है। तभी बेल्ट्रा बीच में बोलती
बोलती है और यूसुनिया का समर्थन करते हुए कहती है कि गांव वालों ने उस पर झूठे जादू टोने के आरोप लगाए थे, जबकि उसने हमेशा लोगों की मदद ही की थी। महिलाएं कैटालिन से पूछती हैं कि उसने ये सब कहां सुना, और वह जवाब देती है कि यह बातें फादर मेटियो ने कही थी। ये सुनते ही सभी महिलाएं नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि फादर मेटियो हमेशा गांव में नफरत और डर फैलाता रहता था। दुखी होकर कैटालिन बताती है कि पूरे एक हफ्ते से किसी ने भी फादर मेटियो को नहीं देखा है। तभी बेल्ट्रा आगे आती है और कहती है कि उसे असली सच पता है और अब उसकी बारी है कहानी सुनाने की। वह फादर मेटियो को घमंडी और पाखंडी इंसान बताती। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां दिखाया जाता है कि मरिया की मौत के कुछ समय बाद ही फादर मतेयो अचानक गायब हो गया था। मरिया के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी नजर दूर खड़ी यूजीनिया पर पड़ती है। उसे ऐसा भ्रम होता है जैसे यूजीनिया एक गिद्ध में बदलकर आसमान में उड़ गई हो और वह इसे भगवान के खिलाफ अपमान समझता है। बेल्ट्रा बताती है कि मटेयो को शिकार करने का बहुत जुनून था और गांव के लगभग सभी लोग यह बात जानते थे, खासकर वह खुद, क्योंकि कभी वह चर्च में काम करती थी और फादर मेटियो की मदद किया करती थी। उसके अनुसार मेटियो बहुत कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन अपनी सनक और जुनून को लेकर हमेशा अजीब व्यवहार करता था। वह खुद को बाकी लोगों से ज्यादा पवित्र और खास समझता था। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल की तरफ जा रहा था, तब उसे जंगल के कोने से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह चुपके से वहां पहुंचता है और देखता है कि मरिया और कैटलिन साथ बैठे हैं। जैसे ही उसे समझ आता है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है, वह अंदर से गुस्से और नफरत से भर जाता है। कैटलिन वहां मरिया से अपने दुख भरे विवाह के बारे में बात कर रही होती है और मरिया उसे साथ भाग जाने के लिए कहती है। कैटलिन डरते हुए कहती है कि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन मरिया कहती है कि वे दोनों पुरुषों का भेष बदलकर कहीं दूर नई जिंदगी शुरू कर सकती हैं। वह कैटलिन को एक मशरूम भी देती है। तब पता चलता है कि दोनों पहले से भागने की योजना बना चुकी थी, लेकिन मारिया की मौत ने सब खत्म कर दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ जाती हैं, जबकि फादर मेटियो छिपकर यह सब देख रहा होता है। गुस्से में वह उन पर बंदूक तान लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है जिसकी आंख बिल्कुल यूजीनिया जैसी दिखाई देती है। ये देखकर वह चौंक जाता है और उस जानवर पर गोली चला देता है। गोली की आवाज जंगल में गूंजती है और उसी के साथ मरिया और कैटलिन को पता चल जाता है कि वहाँ कोई छिपकर उन्हें देख रहा था। महिलाओं को अचानक एहसास हो जाता है कि कोई उन्हें छिपकर देख रहा है, इसलिए वे डरकर तुरंत वहाँ से भाग जाती। फादर मेटियो उस अजीब जीव को जिंदा भागते हुए देख लेता है और हैरान होकर उस जगह के पास जाता है जहाँ उसे सिर्फ खून के निशान दिखाई देते हैं। वह समझ ही नहीं पाता कि उसने अभी जो देखा वह सच था या कोई शैतानी भ्रम। कुछ समय बाद वह अकेले में भगवान से बात करता है और सवाल करता है कि क्या सच में उसने कोई अलौकिक चीज देखी थी। बाद में वह पेलो को बातचीत के लिए बुलाता है। शुरुआत में पेलो को लगता है कि शायद यह काम से जुड़ी बात होगी, लेकिन फादर मेटियो बताता है कि मामला कुछ और है। वह पेलो और उसकी पत्नी कैटलिन से कहता है कि उन्हें उसके साथ दूसरे शहर चलना होगा ताकि वे गवाही देकर यह साबित कर सकें कि यूजीनिया सच में एक चुड़ैल है। पेलो तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वह इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मटेयो हार नहीं मानता और धीरे से कहता है कि चर्च अपने वफादार लोगों को अच्छा इनाम देना जानता है। फिर वह इशारों में कैटलिन और मारिया के रिश्ते की बात छेड़ देता है, ये दिखाते हुए कि उसने जंगल में सब कुछ देख लिया था। बाद में फादर मेटियो चर्च में एक बड़ी सभा करता है, जहां वह जादू टोने और चुड़ैलों के खिलाफ लोगों को भड़काने लगता है। वह घोषणा करता है कि गांव में किसी भी तरह की विचक्राफ्ट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसकी सजा सिर्फ मौत होगी। वह लोगों को बताता है कि जल्द ही इंक्विजिशन का अधिकारी गांव में आने वाला है और अगर किसी को भी किसी पर जादू टोने का शक हो तो तुरंत उसकी शिकायत करनी चाहिए। वह यह भी चेतावनी देता है कि जो लोग चुड़ैलों को छिपाएंगे उन्हें भी अपराधी माना जाएगा और सजा दी जाएगी। तभी अचानक वही रहस्यमयी खरगोश फिर से दिखाई देता है। पहले सभी लोग चर्च के खुले दरवाजे की तरफ देखते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं दिखता। फादर मेटियो पूरी तरह परेशान हो जाता है और गुस्से में अपनी बंदूक निकालकर उस खरगोश पर गोली चला देता है। लोग डरकर भागने लगते हैं, लेकिन वह लगातार उस जानवर पर गोलियां चलाता रहता है। तभी उसे दिखाई देता है कि वह खरगोश एक अंधेरे रहस्यमयी संसार के पोर्टल में घुस रहा है। इसके बाद मटेयो अपने कुत्ते को आदेश देता है कि वह उस जीव का पीछा करे और कुत्ता भी चर्च के दरवाजे से उस अंधेरी दुनिया में चला जाता है। लेकिन उसके बाद फादर मेटियो कभी वापस नहीं लौटता। गांव वाले उसकी अचानक गुमशुदगी देखकर हैरान रह जाते हैं। बेल्ट्रा बताती है कि उसके बाद किसी ने भी फादर मतेयो को दोबारा नहीं देखा, लेकिन रात के समय आज भी जंगल में उसकी सीटी की आवाज सुनाई देती है। वह कहानी खत्म करते हुए कहती है कि अब फादर मेटियो एक भटकी हुई आत्मा बन चुका है जो अंधेरे में हमेशा भटकती रहती है। वर्तमान समय में वापस आकर कैटलिन कहती है कि यह सब झूठ है और पूछती है कि बेल्ट्रा को इतनी बातें कैसे पता हैं। बेल्ट्रा जवाब देती है कि यह सब खुद फादर मतेयो ने गायब होने से पहले उसे बताया था। तभी रीमान बीच में बोल पड़ती है और कहती है कि कैटलिन अब झूठ बोलना बंद करे, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि उसने क्या किया था। कैटलिन खुद को बचाने की कोशिश करती है और कहती है कि फादर मेटियो ने उससे वादा किया था कि वह सब कुछ गुप्त रखेगा, लेकिन बदले में उसे यूजीनिया के खिलाफ गवाही वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े। ये सुनते ही बाकी महिलाएं गुस्से में आ जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या उसने अपनी मर्जी से उस कागज पर साइन किया था। रोते हुए कैटलिन सफाई देने की कोशिश करती है, लेकिन बेल्ट्रा कहती है कि उसे पता है कि कैटलिन की वजह से ही यूसुनिया को जिंदा जलाया गया था और उसने
असहनीय दर्द झेला। कैटालिन बार बार खुद को सही साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि उसे चुड़ैलों को जवाब देना होगा। कैटालिन डर कर पूछती है कि वे आखिर क्या कह रही हैं और उन्हें पागल बूढ़ी औरतें कहती हैं। तभी अचानक कई और विचेस और वॉरलॉक्स अंधेरे से बाहर निकल आते हैं। बेल्ट्रा कहती है कि अब कैटालिन को उनके कवन यानी चुड़ैलों के समूह के पास ले जाया जाएगा। यह सुनकर कैटालिन बुरी तरह डर जाती है और भागते हुए अपने घर पहुंचती है। वह दरवाजा पीटते हुए पेलो से उसे अंदर आने देने की भीख मांगती है। पेलो गुस्से में उस पर हमला करने की कोशिश करता है और उसे जहर देने का आरोप लगाता है, लेकिन तभी वह पीछे चुड़ैलों की परछाइयों को देख लेता है जो कैटालिन का पीछा कर रही होती हैं। वे हमला करती हैं और कैटालिन के बालों का एक हिस्सा नोच लेती हैं। डर कर वह घर के अंदर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पेलो उसे धक्का देकर बाहर गिरा देता है और तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। बेल्ट्रा उसे सच स्वीकार करने का आदेश देती है और घुटनों पर बैठी कैटालिन आखिरकार अपना अपराध मान लेती है। वह रोते हुए स्वीकार करती है कि उसी ने यूसुनिया के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी और अब उसे अपने के पर पछतावा था। ग्रैक्सियाना कहती है कि अब कैटालिन की सजा का फैसला एकेरबेल्ट्स करेगा और उसे खड़े होने का आदेश देती है। इसके बाद वह कैटालिन को एक छोटी फ्लास्क देती है और कहती है कि उसमें मौजूद लिक्विड को अपने शरीर पर लगाकर कुछ खास शब्द बोलने होंगे। तभी अचानक ग्रैक्सियाना और बाकी सभी विचेस हवा में ऊपर उठने लगती हैं। यह भयानक दृश्य दूर से पेलो भी देख लेता है और हैरान रह जाता है। उनके जाने के बाद वह नीचे छूटी हुई फ्लास्क उठा लेता है और उसी लिक्विड को अपने शरीर पर लगाकर वही शब्द दोहराता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, एक अदृश्य शक्ति उसे जोर से घसीटने लगती है। उसका सिर एक पत्थर से टकराता है, लेकिन फिर भी वह हवा में उड़ता हुआ बादलों के ऊपर पहुंच जाता है, जहां बाकी विचेस मौजूद होती हैं। वहां वह कैटालिन को देखता है और उससे मदद की भीख मांगता, लेकिन कैटालिन इस बार उसे ठुकरा देती है और उसकी तरफ कोई दया नहीं दिखाती। उसी पल पेलो नीचे गहराई की तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ सभी विचेस और वॉरलॉक्स एक बड़ी आग के चारों ओर इकट्ठा होकर जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद वे कैटलिन को घेरे में ले लेते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं और उसे आग के सामने खड़ा कर देते हैं। फिर वहां मौजूद सभी लोग घुटनों के बल बैठकर एक भयानक डैमनिक क्रिएचर की पूजा करने लगते हैं, जो अचानक वहां प्रकट होता है। कैटालिन डर और हैरानी से उस डरावने दृश्य को देखती रहती है, जबकि वह क्रीचर वहां मौजूद सभी लोगों को किसी अजीब ट्रांस और खुशी जैसी हालत में पहुंचा देता है। फिर वह दानवीय क्रीचर धीरे धीरे कैटलिन के पास आता है, उसके चेहरे को छूता है और उसका नाम लेता है, लेकिन अगले ही पल वह अपना असली रूप दिखाता है और पता चलता है कि वह मरिया है। मरिया को जिंदा देखकर कैटलिन की आंखों में खुशी भर जाती है। वह तुरंत दौड़कर उसे गले लगा लेती है और दोनों एक इमोशनल और इंटीमेट पल शेयर करती हैं। इसी रहस्यमयी और डार्क सीन के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।